चलिए, आज हम इकॉनमी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है 2019-20 और उसके वॉल्यूम 2 का चैप्टर 7 है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारी कंट्री का। क्यों, ये भी समझ आएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पर चलना है, ख़ासकर अगर वहाँ की पॉपुलेशन मेनली एग्रेरियन हो, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडियन इकॉनमी को यदि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर रहना है, उसके लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 68% पॉपुलेशन रूरल है। जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनमें से 70% हाउस होल्ड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और इनमें से 82% फार्मर ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। तो मुद्दा ये आ जाता है कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, डेवलपमेंट का पर्पस क्या है। डेवलपमेंट का पर्पस ये है कि सब कोई जो भी उस कंट्री के निवासी हैं, वहाँ रह रहे हैं, उन सभी का विकास हो, यानी कि सब कैपेबल हों अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने को लेकर के और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने को लेकर के। ये डेवलपमेंट का पर्पस होता है। अगर आप इंक्लूसिवनेस लाना चाहते हैं ग्रोथ प्रोसेस में, डेवलपमेंट में, कि वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो जिसमें सभी सेगमेंट जो हैं सोसाइटी के, सभी तबके जो हैं वो उसमें रिप्रेजेंट हों, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्रीकल्चर पे फोकस करें। क्योंकि 68% पॉपुलेशन अभी मैंने बताया रूरल है और 70% रूरल हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में है और उसमें अगर देखा जाए तो 82% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है। इस पर काम किए बिना आप कभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको इस क्षेत्र में काम करना है। एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर इसलिए भी माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, नेशनल इनकम पर्पस से और नेशनल फूड सिक्योरिटी पर्पस से इसका अहम रोल है। भारत में कोई भी और सेक्टर, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर हम करें, और या फिर अगर सर्विस सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कोई भी सेक्टर्स इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 80% के अराउंड लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और डायरेक्टली बात करें तो 55% के अराउंड लोग एग्रीकल्चर में इस समय काम करते हैं। तो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। जिस सेक्टर में इस लेवल की एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और जो इतनी स्ट्रांगली रूरल लाइवलीहुड से कनेक्टेड है, उसको डेवलप किए बिना आप इंक्लूसिव ग्रोथ कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और फिर किसी भी नेशन की प्रायोरिटी है कि फूड सिक्योरिटी ऑलवेज़ मेंटेन रहे, खासकर तब कि जब पॉपुलेशन में एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहता है, माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा हो, जेंडर इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट करती हों और सोसाइटी एग्रेरियन हो जहाँ पर क्रॉप फेलियर तो होते ही रहते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, स्पेकुलेशंस होती रहती हैं। इन सभी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फूड सिक्योरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए फूड के। सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का सही कीमत पर सही दायरे में फूड एक्सेस होना चाहिए, उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में उनकी पूर्ति हो सके। तो इन सब एस्पेक्ट से एग्रीकल्चर पे फोकस करना ज़रूरी रहता है। गवर्नमेंट जो इस समय है उसका टारगेट था कि 2022 तक फार्म्स की इनकम डबल कर दी जाएगी और फार्म्स इनकम डबल यदि करनी है आपको तो उसके लिए कई कदम उठाने थे। कुछ चैलेंजेस थे, जैसे फार्मर का क्रेडिट को लेकर के एक्सेस, उसे क्रेडिट मिलना चाहिए इंस्टीट्यूशनल, तो उसको लेकर के सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट एक्सेस बढ़ा रहे हैं फार्मर के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, उसके लिए सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी भी अचीव होगी कंट्री को। तो वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय में। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, बाय प्रोडक्ट्स बनाएं किसी भी क्रॉप से, इससे आपकी इनकम डबल हो जाएगी। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।
सरकार कई तरह की सब्सिडीज़ और कैश सपोर्ट स्कीम्स देने की बात करती है। जैसे सरकार ने किसान सम्मान निधि की बात की कि हम साल भर में 6,000 रुपया देंगे, जिसमें 2-2 हज़ार की किश्तें 3 सीज़न्स के बाद रिलीज़ हो जाएंगी। हर फार्मर के अकाउंट में ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पहुंचेगा। तो इस तरह के प्रयास सरकार कहती है कि हम कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन की बात हो, चाहे फिर वो इंश्योरेंस कवरेज की बात हो, चाहे क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे मार्केट सिस्टम ओपन करने की बात हो, मार्केट प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे सब्सिडी की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स लाने की बात हो। हर क्षेत्र में सरकार कहती है हम प्रयास कर रहे हैं ताकि फार्मर की इनकम डबल हो जाए 2022 तक। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें एग्रीकल्चर को लेकर के, तो इसमें जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपकी कंट्री में जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हो रही है एवरी ईयर आपकी इकॉनमी में, उसमें सभी क्षेत्रों का कितना रोल रहता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर एस्पेक्ट की बात करें, जीवीए जिसे आप जीडीपी भी कह सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट में एग्रीकल्चर की भूमिका कम हो रही है। जहाँ पर 2014-15 के अराउंड ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर लगभग 18.2% के अराउंड था, वहीं आज अगर आप 2019-20 की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर 16.5% के अराउंड है। तो इस बात का ख्याल रखना है, ये फिगर महत्वपूर्ण है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑलमोस्ट 16.5% के अराउंड है। ये होना लाजमी ही है, आप इसे देख करके परेशान ना हो कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, तो उसकी इकॉनमी में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से कहीं अधिक सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण होता है कि उस कंट्री में मैक्सिमम वेल्थ ऐड होनी शुरू होती है, वेल्थ क्रिएशन होनी शुरू होती है। क्योंकि एक प्राइमरी सेक्टर अगर आप उसके दम पर चल रहे हैं, तो जो बिगिनिंग में एक इकॉनमी होती है किसी भी कंट्री की, जो प्राइमरी सेक्टर पर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में निर्भर रहती है, उसमें जब टेक्नोलॉजी का विकास होता है, फिर जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, तो इनकी मदद से आप उन्हीं प्राइमरी मटेरियल पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और अल्टीमेटली सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होना शुरू होता है। इसके साथ के साथ जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के प्रोसेसेस बढ़ेंगे, तो आपको कई तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, चाहे वो बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है। इसके लिए टर्शरी सेक्टर भी ग्रो होता है। तो इकॉनमी में आप अपने रिसोर्सेज पे कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसी से आप प्राइमरी सेक्टर से निकल करके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। और ये बात अच्छी भी है, क्योंकि इन सेक्टर्स में ज़्यादा पोटेंशियल है इनकम जनरेट करने का और ज़्यादा पोटेंशियल है आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ, मान लीजिए कि ये कमरा, मान लीजिए कि 15 बाई 15 फुट का एक कमरा है। नेचुरली अगर आपकी इकॉनमी प्राइमरी इकॉनमी ही है अभी, और यहाँ पर आप व्हीट या राइस लगा रहे हैं, तो आप 15 बाई 15 के कमरे में व्हीट लगा रहे हैं, तो 6 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर एक पर्सन की भी यहाँ पर उस लेवल पर ज़रूरत नहीं होगी इतनी छोटी जगह पे, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी उतना नहीं है। 6 महीने के बाद जब इनकम आएगी बहुत ही थोड़ी सी, या तो व्हीट होगा या राइस होगा, आप उसको जब बेचेंगे तो कुछ भी अर्न उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, तो 6 महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा। इसलिए प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें उस लेवल पर इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, आप जो रिसोर्सेज हैं उनको उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आते हैं, सपोज कीजिए यही एक कमरा है और इसी कमरे में 15 बाई 15 के कमरे में मैंने 10 सिलाई मशीन रख दी हैं और यहाँ पर 10 लोगों को मैंने कपड़े सिलने के लिए बैठा दिया। एक तो हर रोज़ वो कपड़ा सिलेंगे और उसकी वजह से हर रोज़ हर पर्सन 400-500 रुपया कमा सकता है। तो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, हर रोज़ हर पर्सन 400-500 कमा रहा है, तो 6 महीने में सोचिए कितना कमा लेंगे वो। तो वही लैंड है, लेकिन आपने उसका बहुत ही प्रोडक्टिव यूज़ ले लिया। ये सेकेंडरी सेक्टर की वजह से हुआ। अगर टर्शरी सेक्टर होता तो इसी कमरे में आपको एक कंप्यूटर लगा के दे दिया जाता और आप एक कॉल सेंटर की तरफ वर्क करते हैं। एक ही पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को टारगेट कर सकता था, उनको कॉल सेंटर सर्विसेज दे सकता था।
तो वो एक पर्सन हाई लेवल इनकम जनरेट कर सकता था। तो सर्विस सेक्टर में इनकम पोटेंशियल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है सेकेंडरी सेक्टर से, लेकिन हाँ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल उतना नहीं रह पाता, सिर्फ एक ही पर्सन काम कर रहा है लेकिन इनकम काफ़ी है। तो इसलिए भारत जैसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी अधिक है, यहाँ पर जो एक सूटेबल सेक्टर है कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करे और इनकम को भी ग्रो करे कंट्री की, वो है द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन हमारी कंट्री में आज की डेट में होता ये है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, यानी कि इनकम एस्पेक्ट से सर्विस सेक्टर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट से सर्विस सेक्टर उतना नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जितना कंट्रीब्यूशन इनकम में यानी कि जीडीपी में होना चाहिए उतना नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में जितना उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना भी नहीं है, तो वो दोनों क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। एग्रीकल्चर जो है वो इनकम कंट्रीब्यूशन कम करेगा नेचुरली, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये प्रेशर की बात है। एक सेक्टर जो सिर्फ 16.5% ही इनकम में रोल प्ले कर रहा है, वो इतने बड़ी जनसंख्या को अपने ऊपर बेयर किया हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं है। आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को वहाँ पे अचीव ही नहीं कर रहे हैं, आपने ओवर प्रेशर डाला हुआ है लैंड के ऊपर, और एग्रीकल्चर फिर सब्सिस्टेंस कैटेगरी में चला जाता है कि वो सिर्फ खाने पीने लायक, रहने लायक, बाज़ार तंत्र से जुड़ा हुआ उस लेवल पर विकसित एग्रीकल्चर नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके दूसरे सेक्टर में डालना होगा ताकि यहाँ पर प्रेशर कम हो, और यहाँ पर जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही बेटर करनी होंगी ताकि जो लोग फार्मिंग में हैं उनको इनकम हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16.5% के अराउंड आया है, लेकिन ये एक इंडिकेटर होता है, सरकार ये कहती है कि हम डेवलपमेंट की ओर हैं, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, विकास की रास्ते पर हैं, इसलिए ये होता है क्योंकि आपके फिर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए फिर उस जीडीपी के उस अल्टीमेट 100 रुपये के कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सेकेंड आस्पेक्ट यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर की खुद की ग्रोथ अगर हम देखें, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब क्या है कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना किया लास्ट ईयर और उसके मुकाबले इस साल कितना किया, अगले साल कितना किया, वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रहेगा। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2018-19 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 2.9% रहा, जो कि इस बार 2019-20 में रिड्यूस होकर के 2.8% के अराउंड आया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर को बेटर बनाना है, अगर फार्मर की इनकम को सूटेबल करना है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रॉफिटेबल और रेम्यूनरेटिव हों, तो ये काफ़ी लंबे समय से ही लक्ष्य चलता आ रहा है कि आपको लगभग एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% के अराउंड रखना है, 4.1% के अराउंड आपको इसे कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% के अराउंड कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है, तब जा करके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फार्मर को उसकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बदले में एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट होगा, एक रेम्यूनरेशन उसे अर्न होगा, तो वो रूरल लाइवलीहुड्स जो हैं वो एनरिच होंगी और इनकम बेहतर जनरेट होगी कंट्री लेवल पर, और फार्मर की जो मालीय कंडीशन है, जो वेल्थ वाइज कंडीशन है, वो इम्प्रूव होगी, कंट्री लेवल पर कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे फिर प्रोडक्शन का साइकिल चल पड़ेगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्यों, और इसी से फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, फिर से ग्रोथ होगी, लोग फिर कंज्यूम करेंगे और एक साइकिल चल पड़ेगा। ये साइकिल मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक और इंडिकेटर है अगर आप सेहत का पता लगाना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सही मायने में चल क्या रहा है। हमने पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड देखा जीडीपी, फिर हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड देखा, फिर अब हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी, इसके बारे में कहा जाता है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी की बात करें तो इसमें भी ये पाया गया है कि एक स्टेगनेंसी चलती आ रही है और एक फ्लक्चुएशन ऑलवेज रहती है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का ये रहता है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितने न्यूली एक्वायर्ड और कितने एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है इन द प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी, वो कितने % है। तो इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिव हो रहा है, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो रहा है, बेटर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, फार्मर अगर हेल्दी वेल्दी हो रहा है, फार्मर
परचेज़ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, मशीन्स परचेज़ कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो फिर वो फिक्स्ड एसेट्स का एक्विजिशन बढ़ेगा और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये स्टेगनेंसी की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि फार्मिंग उस लेवल पर प्रोग्रेस नहीं कर रही है। आप जो एसेट्स हैं उन्हें एक्वायर नहीं कर रहे हैं उस लेवल पर। आपके जो एक्वायर्ड एसेट्स हैं पहले के और जो आपने न्यूली एक्वायर किए हैं उनकी वैल्यू लगभग स्टेगनेंट ही चलती जा रही है। उसमें एक फ्लक्चुएशन है, कभी थोड़ा बढ़ के कभी थोड़ा घट के, लेकिन उसमें एक विकास का क्रम देखने को नहीं मिल रहा। इस दिशा में सरकारों को प्रयास करने की आवश्यकता है कि किसान फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले, स्टोर हाउसेज, वेयर हाउसेज की ओर बढ़े, इरिगेशन के चैनल्स डेवलप हो, लैंड लेवलिंग के प्रोसेसेस हों और वहाँ पर शेड्स बनाए जाएं किसी भी तरह की प्रोग्रेसिव फार्मिंग करने के लिए, और किसान मैकेनाइजेशन की ओर बढ़े, उसको फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो मशीन्स चाहिए वो उन्हें अफोर्ड कर सके, परचेज़ कर सके। ये अगर होता है तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फिर इंक्रीज़ होता नज़र आएगा। लेकिन अगर वो स्टेगनेंट और फ्लक्चुएशन है तो समझ लीजिए कि उतना बढ़िया नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट से हमने समझा कि क्या सिनेरियो एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर का खड़ा है, क्यों हमें इसकी फार्म इनकम डबल करने की ज़रूरत है और महत्वपूर्ण क्यों है ये। प्राइमरी सेक्टर के तौर पर इस 15 बाई 15 के कमरे में यदि एग्रीकल्चर लगाया है, यकीनन ही उसने एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को नहीं दी और यकीनन ही उसने 6 महीने के बाद इनकम भी बहुत नहीं दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थी, वो ये थी कि उसने वो क्रॉप दी जो और कोई सेक्टर नहीं दे सकता। यही क्रॉप है जो रॉ मटेरियल का काम करेगी किसी भी अदर सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर के लिए। मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर एक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है तो ही आगे प्रोसेसिंग होती है, जिन्हें आप एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के तौर पर भी जानते हैं। एग्रीकल्चर का दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यहाँ पर फूड सिक्योरिटी भी है। एग्रीकल्चर है तो आपके पास भोजन है। आप कितना भी सेकेंडरी सेक्टर में विकास करें, टर्शरी सेक्टर में विकास करें, लेकिन यदि आप एग्रीकल्चर में चूक रहे हैं और आपके पास आपके देश की जनसंख्या को खिलाने के लिए भोजन नहीं है, तो आप विदेशी लोगों पर, आप अदर कंट्रीज़ पर निर्भर होते हैं। इससे आपकी संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी पर एक आघात होता है, क्योंकि फिर आपकी नीतियों में उनका हस्तक्षेप होगा। वो आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ में इंटरवीन करना शुरू करेंगे, आपको टेम करेंगे कि आप इस तरह से निर्णय लें या उस तरह से, अदरवाइज़ हम क्रॉप की सप्लाई आपको रोक देंगे। ऐसे में आपके भूखे मरने के आसार आ जाएंगे। ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि आपके पास वेल्थ बहुत है लेकिन आपके पास क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं है, इस वजह से आप निर्भर हैं किसी पर। तो इस वजह से फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान वॉर के समय में ये सीखा था 1960s के दौरान, और फिर यही कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1967 के अराउंड। तो कुल मिलाकर के इनकम उस लेवल पर अगर नहीं दे पा रहा, एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव उतनी नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रूरल लाइवलीहुड से कनेक्टेड ये सेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट की कोशिश ऑलवेज़ ये रहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े और पर्टिकुलर क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगी, फार्मर की इनकम जनरेट होगी, तो फार्मर को अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, कंट्री को फूड सिक्योरिटी अचीव होगी और एग्रीकल्चर कंटिन्यूस बना रहेगा एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट, एक सस्टेनेबल वेंचर की तरह। इसके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहनी चाहिए, रिसर्च होते रहना चाहिए और न्यू फार्म प्रैक्टिसेस आते रहना चाहिए। इसके लिए होता यह है कि फार्मर को एक अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कि आप ये क्रॉप लगाइए। सोइंग सीजन से पहले ही फार्मर को ये अश्योरेंस हो जाती है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गिवन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं ये क्रॉप लगा सकता हूँ बिना इस डर के कि बाद में पोस्ट हार्वेस्ट इसे कोई मार्केट में उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो फिर गवर्नमेंट का ये डिसीजन एमएसपी प्रोवाइड करने का फार्मर के सोइंग डिसीजन को, फसल लगाने के डिसीजन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से किसान अश्योर होकर के फसल लगाता है। किसान जब फसल कट जाती है उसके बाद मंडियों में जाता है और मंडियों में जाने के बाद वो फसल को बेचता है। यदि मान लीजिए सरकार ने पर क्विंटल के पीछे एमएसपी 1000 रुपीज़ रखा हुआ है, उसकी फसल कहीं पर 990 रुपये में बिक रही है, कहीं पर 950 रुपये में बिक रही है, तो अगर वो एमएसपी से नीचे बिक रही है तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है 1000 रुपये पे उसकी वो फसल खरीदने के लिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये काम करता है। अगर उसे किसान को 1010 रुपये मिल रहे हैं, 1050 रुपये या 1100 रुपये मिल रहे हैं या 1200, 1300, 1500 कितना भी मिल रहा है, तो फिर फार्मर जहां मर्जी चाहे अपनी फसल बेच सकता है, सरकार को बेचे बिना भी। अगर उसे एमएसपी से कम मिल रहा है तो वो एमएसपी रेट पर दे सकता है, अगर एमएसपी से अधिक बिक रहा है तो वो कहीं पर भी बेच सकता है। ये कंसेप्ट रहता है कि एटलीस्ट फार्मर को 1000 रुपीज़ ये मिले। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट फॉलो करती आई है।
लगभग 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी सिस्टम गवर्नमेंट कहती है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और शुगर को लेकर के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देने की बात हमेशा से रही है। अब सरकार ये कहती है कि 2018-19 के बजट के तहत हमने एक प्रिंसिपल डिसाइड किया, उस प्रिंसिपल के आधार पर ये पता लगाया गया कि ऑल इन ऑल एवरेज वेटेड कॉस्ट क्या रहती है फार्मर की इनपुट के तौर पर, कि उसे एक फसल लगाने की क्या खर्चे पड़ते हैं। इस हिसाब से हमने ये फार्मूला डिवाइस किया और उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि जो भी फार्मर की लागत आएगी, जो भी उसकी इनपुट कॉस्ट रहेगी, उसका 1.5 गुना उसे आमदनी होनी चाहिए। तो हमने 1.5 गुना एमएसपी रखा। 2018-19 में भी सरकार कहती है कि हमने ये प्रक्रिया का पालन किया, और 2019-20 में भी हमने इसी प्रक्रिया का पालन किया, और हमने 1.5 गुना एमएसपी देने की बात की कि जो भी आपकी लागत है, यानी कि आपकी उस फसल को लगाने में यदि किसी भी तरह से 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो फिर सरकार ये कहती है कि हम आपको 1000 रुपया के बाद 1.5 गुना आपको प्रोवाइड करेंगे, तो 1500 रुपये आपको मिलेगा। तो जो भी आपका लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये लगा है, 1000 रुपया ही आपको मिलेगा, तो फिर तो आपको कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से सरकार ने कहा कि हमने एक एमएसपी का सिस्टम डिवाइस किया, जिसमें हमने 1.5 गुना देने की बात की कि फार्मर को एक अश्योरेंस मिले, फार्मर उस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से उस फार्मिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता रहे, जिसमें उसे ये दिखता रहे कि उसके पास अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ऑप्शंस एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि सरकार कहती है कि हमने फार्मर को अदर वे में भी सपोर्ट करने की कोशिश की, ताकि उसकी इनकम बढ़ सके, जिसमें हमने कैश ट्रांसफ़र्स करने की कोशिश की, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है, जिसे पीएम किसान कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6000 रुपया जो है वो किसान के खाते में सीधे आएंगे 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों के रूप में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से एमएसपी के लेवल पर गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज के इकोनॉमिक सर्वे में एमएसपी इतना ही है। एमएसपी पे हमने और बहुत लेक्चर्स पहले दिए हैं, बहुत डिटेल में उस पर बातचीत हुई है, सब कुछ बहुत अच्छे से उस पर किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, दैट इज़ द मैकेनाइजेशन। देखिए, मैकेनाइजेशन को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपकी कितनी फसलें हों खेतों में, ये बहुत बड़े स्तर पर इस बात पर निर्भर कर जाता है कि आपके पास कितनी मशीन्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर अच्छे ट्रैक्टर्स हैं, अच्छे कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, अच्छे सीड्स को सीड करने के लिए सीडर्स हैं, ये सारी मशीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप अपने फार्मिंग ऑपरेशंस बहुत ही फास्ट कर पाते हैं। और इसकी वजह, इसका सीधा आउटकम क्या निकल के आता है कि आप पहली क्रॉप को सो भी फास्ट करेंगे, उसकी हार्वेस्ट भी फास्ट करेंगे, और उसके बाद उसकी खेतों से सफाई तेज़ी से हो जाएगी, और फिर दूसरी क्रॉप भी वहाँ पर लगा पाएंगे, फिर इसी तरह से तीसरी फसल निकाल पाएंगे। तो एक साल में आप एक ही खेत में से 2 से 3 फसलें निकाल पाएंगे। क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, इसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इससे आपकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप एक वर्ष में 2 से 3 फसलें एक खेत से निकाल पा रहे हैं। ये मैकेनाइजेशन की वजह से होगा। मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि भारत फार्म मशीन्स के प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पर, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्म मशीन्स का। जैसे कि ट्रैक्टर्स के प्रोडक्शन में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर काउंट होता है, और भारत 1/3 फार्म मशीन्स इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड कर रहा है इस समय में। ट्रैक्टर्स जो हैं वो बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट भी होते हैं। ऑलमोस्ट एनुअली 90-95,000 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ को, क्योंकि उनकी सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस भारत से मैच करती हैं। इस वजह से उन कंट्रीज़ की तरफ ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में ये पाया गया है कि जहाँ पर मैकेनाइजेशन है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और फार्मर की इनकम भी बेहतर है। फार्मर वहाँ पर कंपैरेटिवली अदर एरियाज़ वो ज़्यादा खुशहाल है उन एरियाज़ के कंपैरिजन में जहाँ पर मशीन्स नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है। भारत की बात करें रीजन वाइज, तो उत्तर भारत जो है, नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशंस हैं। लेकिन जो दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन आपको बहुत ही कम मिलेगा। कारण ये हो जाता है कि उत्तर भारत में लैंड कंसोलिडेशन, चकबंदी सिस्टम शुरू से एग्जिस्ट करता रहा था। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। फिर यहीं पर
आपको ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम भी आता नज़र आता है 1967 में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। इसकी वजह से फार्मर की आमदनी बढ़ी, मैकेनाइजेशन को सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स भी यहाँ पर रहे। फिर इरिगेशन का सिस्टम यहाँ पर था, शुरू से ही कनाल इरिगेशन सिस्टम था और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंप सेट इरिगेशन सिस्टम भी आया, इसकी वजह से भी किसान की आमदनी अच्छी रही। तो कुल मिलाकर के ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक कारण था, लैंड कंसोलिडेटेड था, यानी कि लैंड होल्डिंग्स का साइज़ बड़ा पाया जाता था, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा पाया जाता था, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती रही कि फार्म मैकेनाइजेशन अच्छा खासा रहा। लेकिन अदर रीजन्स की बात करें तो लैंड होल्डिंग स्मॉल होना, देखिए आपके खेत 4 खेत हैं, लेकिन मान लीजिए चारों खेत बटे हुए हैं, एक खेत यहाँ है, एक दूसरी जगह, एक तीसरी, एक चौथी जगह। तो अगर लैंड फ्रेगमेंटेड है तो ये एक बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि आप एक खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर दूसरे खेत तक जाएंगे, वहाँ से तीसरे तक जाएंगे, आपका समय भी अधिक लगेगा, मैन डेज़ भी ज़्यादा लगेंगे। दूसरी तरफ आपका फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट में भी, ट्रैवल में भी उतना फ्यूल कंज्यूम करना पड़ रहा है, वो फ्यूल आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के लैंड फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, लैंड कंसोलिडेटेड होना चाहिए। दूसरी तरफ लैंड होल्डिंग्स जो हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। मैकेनाइजेशन का स्केल अचीव हो सके इसके लिए लैंड का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर आपके पास खेतों का साइज़ ही बहुत छोटा है, स्मॉल होल्डिंग साइज़ मतलब कि आपके पास खेत कम है, पर किसान के पास खेत कम आ रहे हैं, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है हमारे देश में। 10 किसान हैं, 10 के पास एक एकड़ का खेत आ जाता है बस, इससे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है यहाँ पर। अगर 2 किसान होते तो 5-5 एकड़ होते दोनों के पास। तो अब अल्टीमेटली अगर लैंड होल्डिंग्स यहाँ पर स्मॉल हैं तो फिर फार्म ऑपरेशंस मशीन वाइज उतने प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रह पाते, क्योंकि आपने मशीन ख़रीदी है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसका ख़र्चा, उसकी मेंटेनेंस है, उसमें फिर फ्यूल भी आप डलवाएंगे, उसके बाद आप उसे 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना प्रोडक्टिव आपके लिए नहीं रहेगा। आप यही सोचेंगे कि क्यों ना मैं बैल के साथ या फिर अदर मैन पावर के साथ ही इस तरह से खेत की प्रैक्टिस को परफॉर्म कर दूँ। इसकी वजह से वहाँ पर कभी भी मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग एक रीज़न है, फ्रेगमेंटेड लैंड होना एक रीज़न है कि मैकेनाइजेशन के लिए एक वो मोटिवेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वहाँ पर फिर आप पिछड़ जाते हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग एक रीज़न पाया गया, लैंड फ्रेगमेंटेशन एक रीज़न पाया गया, जो क्रेडिट का प्रोसेस है उसकी डिफ़िकल्टीज़ और क्रेडिट की अनअवेलेबिलिटी एक रीज़न पाया गया। मार्केट अनसर्टेन हैं, क्लैरिटी नहीं है कि फसलें जो लगाई जा रही हैं उठाई जाएंगी, बिकेंगी कि नहीं, ये चीज़ एक कारण पाई गई कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि फार्मिंग प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आता, तो फार्म मैकेनाइजेशन उस स्तर पर नहीं हो रहा। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें नहीं इस बात की समझ हो पाती कई बार कि भाई अगर ये इन्वेस्टमेंट आज इस तरह से करेंगे तो हमारी फार्मिंग इनकम के माध्यम से हमारे ये पैसे भी आ जाएंगे और ये इन्वेस्टमेंट भी हमारे एसेट के तौर पर हमारे पास ही रहेगी, मजबूरी में जब कभी परेशानी आए हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डे बाय डे जैसे जैसे लैंड कम हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, लेबर कम पड़ती चली जा रही है, ऐसे में यदि प्रोडक्शन को मेंटेन रखना है, फार्मर की इनपुट कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, तो मैकेनाइजेशन ही फार्मर को सपोर्ट कर पाएगा। देखिए पानी लगाने की एक प्रक्रिया है, पंजाब में एक बहुत ज़बरदस्त ये शब्द आपको अक्सर सुनेगा कि पानी लगाने गए हैं खेतों में। पानी लगाने की एक प्रक्रिया है, आपके पास लेबर की शॉर्टेज है, लेबर कॉस्टली होती चली जा रही है, वाटर की भी कमी आ रही है, लैंड भी कम पड़ता चला जा रहा है। ऐसे में यदि आप मैकेनाइजेशन करते हैं किसी तरह से, वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रोसेस या ड्रिप इरिगेशन वहाँ पर है, तो आपको फिर उतने ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, उन ड्रिप्स के माध्यम से अपने आप ही पौधों की जड़ों में पानी मिलता रहेगा। लेकिन ये स्कार्स लैंड, इस स्कार्स वाटर और इस स्कार्स लेबर को यहाँ पर सेव किसने किया? मैकेनाइजेशन ने। तो मैकेनाइजेशन इसका एक आंसर है, चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो, चाहे आपकी लेबर, वाटर और लैंड की शॉर्टेज को एड्रेस करने की बात हो, आपकी इनकम्स को जनरेट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें मैकेनाइजेशन से अचीव हो पाएंगी। सरकार ये मानती है कि जब भी मैकेनाइजेशन होता है, जैसे कि बिजली यदि होती है खेतों में, तो प्रोडक्शन उतने ही स्तर पर बढ़ जाता है। इसके लिए सरकार ने ये कहा भी है कि आज की डेट में 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर यदि पावर सप्लाई प्रोवाइड होती है, तो 2030 तक कोशिश की जाएगी कि इसे 4 किलोवाट तक लेकर के जाया जाए पर हेक्टेयर, क्योंकि फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट आगे आगे आने वाले दिनों में बढ़ती चली जा रही है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अब तक
काफ़ी प्रयास किए, जिसके तहत सरकार कहती है कि हमने 2014 में एक सब मिशन स्टार्ट किया, जहां पर हमने राज्यों को प्रोत्साहित किया, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया कि वो लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करें, ऑन फील्ड ट्रायल्स करके दिखाएं कि भाई मशीन्स कैसे काम करती हैं, आपको इनके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं। किसान को नॉलेज दी गई, किसान को कैपेबल बनाया गया कि वो उस मशीन्स को यूज़ करे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर सरकार कहती है कि हमने सब्सिडी प्रोग्राम चलाए, राज्य सरकारों को अपने साथ लिया और किसानों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड की ताकि वो इस तरह के फार्म इक्विपमेंट्स को परचेज़ कर सकें। हमने बैंक्स को अलाइन किया और उनके माध्यम से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पर हमने किसानों को लैंडिंग कराई ताकि वो फार्म्स इक्विपमेंट्स परचेज़ कर सकें, मशीन्स परचेज़ कर सकें। तो सरकार कहती है नहीं कि फलस्वरूप नए तरह के फार्म इक्विपमेंट्स आज आपको देखने को मिलते भी हैं, जैसे लेज़र इक्विपमेंट, लेज़र लेवलर जिसे हम कहते हैं, हैप्पी सीडर देखने को मिलता है आपको, कंबाइन हार्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह के सरकार ये कहती है कि हमने प्रयास किए हैं, रोटावेटर देखने को मिलता है आपको, ये सारे इक्विपमेंट आपको खेतों में देखने को मिल रहे हैं, वो एफर्ट्स हुए हैं, उसी की वजह से ये हो पा रहा है, सरकार का ये कहना है। सरकार ये कहती है कि किसान की एक बहुत बड़ी समस्या ये रह जाती है कि जो वेस्ट है उसे मैनेज कैसे करना है और उसे इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सरकार कहती है कि मेजॉरली नॉर्थ इंडिया के किसानों की समस्या होती है, ख़ासतौर पर पैडी के बाद, कि उसकी जो स्टबल रह जाता है उसको वो कैसे ट्रीट करे। तो उसके लिए सरकार कहती है कि हमने इन सीटू मैनेजमेंट यानी कि ऑन फार्म मैनेजमेंट हो सके उसका स्टबल का, उसके लिए हमने सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं। इंडिविजुअल फार्मर को 50% तक, किसी तरह का कोई अगर कस्टम हाउसिंग सिस्टम है तो उसके तहत, कोई ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर आप ये कर रहे हैं तो उसको 80% तक हम सब्सिडी दे रहे हैं और इसके माध्यम से हम वो इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो उस स्टबल को वहीं पर चॉप कर देंगे, काट देंगे और आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके लिए हम सब्सिडीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में इन सीटू मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट भी कंट्रोल हो जाए, फार्मर की समस्या भी ख़त्म हो जाए वहाँ पर और फार्मर कम लागत में ही बेहतर उपजाऊ क्षमता की ओर बढ़े, अच्छी प्रोडक्शन को गेन करे और ऐसे में किसान पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो हमने सब्सिडी के तहत उसे इस तरह की मशीन्स ऑफ़र करने की कोशिश की है। देखिए, जब मैकेनाइजेशन की बात आती है, यकीनन ही मशीन एक आवश्यकता है खेतों की, ये बात सही है। चाहे आपको बीज लगाना है, चाहे आपको फसल की कटाई करनी है, चाहे फसल की सफाई करनी है, किसी भी प्रोसेस में आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में किसान उसे किराए पर लेते हैं, बड़े किसान उसे ख़रीद लेते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि जब देश में ये क्लियर है कि 82% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है और फिर हम ये भी मान रहे हैं कि 70% रूरल हाउस होल्ड फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो ये कैसे किया जाए कि इतनी स्मॉल होल्डिंग है कि हमारी कंट्री में जो सक्सेशन के अधिकार हैं उसके मुताबिक ज़मीनें तो बढ़ती ही चली जाएंगी, स्मॉल होल्डिंग्स जो होल्डिंग्स हैं ये और छोटी होती जाएंगी, भाइयों में ज़मीनें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसका क्या हल होना चाहिए? तो हल ये है कि पहले आप लैंड जो फ्रेगमेंटेड है उन्हें कंसोलिडेट करिए। दूसरा, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं इसका हल करने का एक तरीका ये है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को आप जन्म दीजिए। इस तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज़ को जन्म दीजिए। इस तरह की बॉडीज़ जब एग्जिस्टेंस में आएंगी तो एक तो कारण ये हो जाएगा कि फार्मर एकजुट होंगे और उससे ये होगा कि सभी अपने अपने लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज पूल इन होंगे। तो उसके माध्यम से जो मशीन्स आपके पास हैं, जो एक बड़ा फार्मर उन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है अगर आप कोलैबोरेशन में आ जाते हैं, किसी तरह की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। देखिए, 10 छोटे किसान मिलकर के एक बड़ा किसान बन सकते हैं। 10 किसान एक एकड़ खेत रखते हैं, छोटे हैं, ट्रैक्टर अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये एक एकड़ वाले 10 किसान यदि किसी संस्था के तहत आपस में जुड़ जाएं तो फिर ये उस संस्था के तौर पर एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है और ऐसे में फिर ये एक ट्रैक्टर भी अफोर्ड कर सकते हैं और हर तरह की मशीन भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये बेटर बार्गेन भी कर पाएंगे किसी बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो इन्हें लोन प्रोवाइड करेगी इस तरह के फार्म इक्विपमेंट्स परचेज़ करने में। ये बेटर चैनलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट से आने वाली सब्सिडी को, क्योंकि सभी मिलकर के कंसर्टेड एफर्ट एक दिशा में करेंगे, इसकी वजह से एक ट्रैक्टर वो परचेज़ कर पाएंगे। तो फार्मर जहाँ छोटा हो, ज़मीनों का साइज़ जहाँ छोटा हो, ज़मीनें जहाँ बिखरी सी पड़ी हों, वहाँ पर हमें ये करना बहुत आवश्यक है, किसानों को संगठित करना, ताकि किसान अपने अधिकारों की बात कर सकें, किसान को शिक्षित करना।
किसान संस्थाओं के साथ डील कर सकें बेहतर वे में, अपने लिए सुविधाएं ले सकें और किसान एक दूसरे की सहायता और मदद कर सकें, तब जा करके किसान का उत्थान होगा। ये महत्वपूर्ण है कि किसान को जोड़ा जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तब आप फार्म मैकेनाइजेशन की ओर बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी आने वाले समय में। सरकार कहती है कि हम दिशा में काम कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जैसी बॉडीज़ हैं, हम उनको ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, उनकी आमदनियों पर हम टैक्स वगैरह भी नहीं लगाते हैं। इस तरह से हम मोटिवेट कर रहे हैं। कई तरह के नए स्टार्टअप्स, यूथ इस क्षेत्र में आ रहा है। उन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को कई तरह की मैनेजीरियल और टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके माध्यम से फार्मर आज संगठित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। सरकार कहती है आने वाले दिनों में इसमें आपको और भी विकास देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद मैकेनाइजेशन के बाद, वो आ जाता है दैट इज़ द माइक्रो इरिगेशन। देखिए, माइक्रो इरिगेशन का एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि आज की डेट में एक चीज़ तो समस्या है, एक तरफ पानी की कमी है पहली बात, दूसरी तरफ हमें सिंचाई भी खेतों तक पहुंचानी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अंडर इरिगेशन लेकर के आ पाएँ। ऑलरेडी कंट्री का 65% एग्रीकल्चर रेनफेड है, यानी कि जो वर्षा पर निर्भर है। ऐसे में जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम रेगुलेटेड इरिगेशन सिस्टम ना पहुंचाएं किसानों तक। उनकी आमदनी दुगनी नहीं हो सकती। अगर फार्म इनकम आपको डबल करना है तो आपको इरिगेशन वहाँ तक पहुँचाना ही होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। लेकिन वाटर कम है तो फिर क्या करें, हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी के लिए माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े लेवल पर पहले मल्टीनेशनल कह रहा हूँ, आप मल्टी यूज़ डैम, मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स लेकर के आते थे। उसके वजह से होता ये था कि बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनते थे, वहाँ से इरिगेशन कैनाल बनाई जाती थी, उसकी वजह से फिर पानी पहुँचता था। ये बहुत ही मैक्रो प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं चलेगा। माइक्रो प्रोजेक्ट के तहत जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। स्प्रिंकलर आपको पता है, स्प्रिंकलर चलता है और पानी की बौछार आती है। ड्रिप आपको पता है कि खेतों में जो फसल लगी होती है उसके साथ साथ ही पाइप लगा रहता है और जहाँ पर पौधा है वहाँ पर उसमें एक पानी निकलने का ज़रिया बना रहता है, पॉइंट बना रहता है, तो पानी टिप टिप करके निकलता रहता है, पौधे पे पड़ता रहता है। इसी तरह से हर पौधे पर पानी पड़ता रहता है, पाइप बिछे रहते हैं, इसे ड्रिप कहते हैं। जैसे आपको ड्रिप लग जाती है किसी को, जब हॉस्पिटल में होते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलता रहता है, ठीक उसी तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन एक वायबल ऑप्शन पाया गया है आज की डेट में। इसमें ये कहा जाता है कि एक तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब ट्यूबवेल के थ्रू पानी लगाते हैं या फिर कनाल के थ्रू पानी लगाते हैं, पानी पूरे खेत में छोड़ा जाता है। ट्यूबवेल के थ्रू भी आप लगा रहे हैं या कनाल के थ्रू भी है, वो पूरे खेत को भिगोएगा पहले। पूरे खेत को भिगोने के बाद फिर जा कर के वो पानी जो है वो पौधे में इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पर पौधा नहीं भी है पानी वहाँ पर भी है। हो सकता है पानी की वहाँ आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर आपने पानी को वहाँ पर वेस्ट किया है। और भी कई समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे वाटर लॉगिंग की, पानी का जमावड़ा हो जाने की वजह से फिर सॉइल जो है वो धीरे धीरे अल्कलाइन होने लग जाती है, क्योंकि सॉल्ट ज़मीन के नीचे जो हैं वो ऊपर की ओर आने लग जाते हैं और ऊपर की सतह पर जम जाते हैं। भूमि ऊसर हो जाती है, रेह कल्लर इस तरह की भूमि का जन्म हो जाता है, उसमें उपजाऊ क्षमता नहीं रह जाती। कुल मिलाकर के आपको इसमें ये देखना है कि आप किस तरह से बिजली बचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी बेटर इसलिए मानी जाती है, आपकी पावर को सेव करेगी तो आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है। पहले ट्यूबवेल का वो जो बड़ा सा रिजर्वायर बनाया है जिसमें ट्यूबवेल का पानी गिरता है, पहले वो भरेगा, उसके बाद फिर ट्यूबवेल का पानी जा रहा है, फिर सारे खेतों को धीरे 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 करके भरेगा। उतनी ज़्यादा बिजली भी चलती है जितनी बिजली खपती है, जितना ज़्यादा आपका मोटर चलता है। ठीक इसी तरह से कनाल इरिगेशन में आपको उसका खर्चा भरना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है, आपके पानी लगता है। तो आपका एक तो बिजली की खपत कम होगी, आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, पानी कम इस्तेमाल में आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ इसमें लेबर की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपकी लेबर की कॉस्ट भी बचेगी। आप स्प्रिंकलर लगा देंगे, पानी मिलता रहेगा। आपने ड्रिप्स लगाए हुए हैं, पानी छोड़ दिया, ड्रिप के माध्यम से मिल जाएगा। बार बार आपको रूट बदलने नहीं पड़ेंगे, कभी इधर से मिट्टी लगा करके रास्ता बंद करिए, उधर का खोलिए, फिर पानी जाएगा, फिर उधर का बंद करिए, भरने के बाद खेत फिर दूसरी तरफ का खोलिए, ऐसा नहीं रहेगा। तो लेबर कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पानी बेहतर इस्तेमाल होगा, बिजली का इस्तेमाल कम होगा। जितना पौधे को पानी चाहिए पौधे को उतना ही पानी मिलेगा। उससे फिर जो फसल की उत्पत्ति होगी उसमें नमी की मात्रा भी बिल्कुल संतुलित रहेगी। इससे क्रॉप की जो क्वालिटी वो इन्हांस होगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर क्रॉप क्वालिटी इन्हांस होती है तो आपको आमदनी भी अच्छी होगी। तो आपकी लागत कम हो गई लेकिन पैदावार आपकी अच्छी बनी हुई है, इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रॉप की क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी,
वो बेहतर बिक पाएगी बाज़ार में, और अगर ऐसा हो पाएगा तो आपको बेहतर रेम्युनरेशन जनरेट होगा और फिर खेती जो है वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा और किसान फिर उस बदहाली से बाहर आ पाएगा। यही एक तरीका है पाम इनकम को डबल करने का, ऐसा सरकार कहती है। इसका एक और लाभ ये भी होगा कि जो एरियाज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड है, मतलब कि एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन वो वेस्ट लैंड के तौर पर है, क्योंकि या तो वहाँ पर सिंचाई नहीं पहुँची या कोई और समस्या है। मुख्यतः सिंचाई एक समस्या है। अगर सिंचाई पहुँच जाती तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड में आ जाता। या दूसरी तरफ जो अनड्यूलेटिंग लैंड होते हैं, आपने कभी पठारी इलाकों में जाकर के देखा होगा, प्लेट्यू एरियाज़ में आप जाते हैं, आप जिस सड़क से गुजर रहे हैं, इस तरह से अनड्यूलेटिंग लैंड होता है। ये खास तौर पर अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, झारखंड के क्षेत्र में या बंगाल का कुछ क्षेत्र जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में आता है, वहाँ पर आपको अनड्यूलेटिंग लैंड मिलेंगे इस तरह से। तो वहाँ पर अब आप ट्यूबवेल से तो इरिगेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिर हाई रीजन